नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज वाराणसी में रहेंगे। वाराणसी में आज गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो होना है और उस रोड शो में सीएम धामी भी शामिल होंगे। 7 मार्च को वाराणसी में आखिरी राउंड में वोटिंग होनी है और उससे पहले बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है और इसी सिलसिले में प्रचार के लिए सीएम धामी वाराणसी पहुंच रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह के साथ वो रोड शो में शामिल होंगे। बहुत जल्द साफ हो जाएगा कि उत्तराखंड में सरकार कौन बनाएगा, लेकिन उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है और जैसे जैसे नतीजों का दिन नजदीक आ रहा है, बीजेपी और कांग्रेस ने अपने नेताओं की घेरेबंदी शुरू कर दी। बीजेपी 2022 में सरकार गंवाना नहीं चाहती और कांग्रेस बनाने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। मतलब साफ है कि दोनों पार्टियों ने 10 मार्च के नतीजों से पहले ही एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। 70 विधायकों वाली उत्तराखंड विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 36 विधायकों की जरूरत होती है। यानी जिस पार्टी के 36 विधायक होंगे वो सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस फिलहाल प्लानिंग ये सोचकर कर रहे हैं कि अगर 36 विधायक नहीं जीते तो सरकार बनाने का गुणा भाग क्या होगा। बीजेपी जहां एक तरफ अंदरूनी गणित में लगी है, वहीं चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी 7 मार्च को देहरादून में एक मीटिंग करने वाले हैं। सभी उम्मीदवारों के साथ राज्य के बड़े नेताओं की इस मीटिंग का मकसद 10 मार्च के रिजल्ट के बाद की प्लानिंग पर मैसेज देना माना जा रहा है। 7 मार्च को एक अहम बैठक हमारे जो प्रभारी राष्ट्रीय नेता केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी जी ने एक बैठक आहूत की गई और जो अभी पैसिफिक होटल में होनी है और सभी विधायकों को उस दिन यहाँ पे बुलाया गया है। तो मुझे लग रहा है कि वो बैठक एक महत्वपूर्ण बैठक भी होगी। जो दिशा निर्देश उनका मिलेगा आदरणीय जोशी जी का, उसके निमित्त हम सब लोग काम करेंगे। बीजेपी जहां सरकार बनाने के मामले में कोई चूक नहीं चाहती, वहीं कांग्रेस ने भी काम शुरू कर दिया है। जहां 8 और 9 मार्च को हर विधानसभा क्षेत्र में काउंटिंग एजेंट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि काउंटिंग में गड़बड़ी की कोई गुंजाइश न रहे। वहीं सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस के बड़े नेता अपने एक-एक विधायक के संपर्क में हैं और रिजल्ट तक पार्टी सबको साधने के साथ रखना चाहती है। रिजल्ट से पहले कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत का बयान भी सामने आया, जिसमें हरीश रावत सभी लोकतांत्रिक ताकतों से साथ आने की बात कह रहे हैं। जो प्रत्याशी गण थे वो अपनी अपनी विधानसभाओं में अपने अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद कर रहे हैं, पूरी तरह से एक्टिव हैं। जिस दिन से चुनाव 14 तारीख को समाप्त हुआ उसके बाद लगातार एक्टिव हैं और सभी कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने भी काम किया उनका धन्यवाद कर रहे हैं। 10 मार्च को जनता का फैसला किसके पक्ष में जाएगा ये पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी और कांग्रेस ने जोड़ तोड़ और गठजोड़ का गुणा भाग शुरू कर दिया है, क्योंकि सवाल 5 साल का है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और सुनील नवप्रभात हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सुनील से बात करते हैं। सुनील, हमने वोटिंग के बाद से ही बीजेपी में खींचतान खूब जबरदस्त तरीके से देखी। अब अब ये समझिए कि कुनबा बचाने की कोशिश हो रही है। जरा बताइए ग्राउंड पर कौन सी पार्टी ज्यादा परेशान नजर आ रही है, जिसे लग रहा हो कि भाई उसके विधायक हो सकता है अभी जीते नहीं है लेकिन वो किसी और दल में शामिल हो सकते हैं, कौन ज्यादा डरा हुआ है? देखिए जीनत, दोनों ही पार्टियां डरी हुई हैं, दोनों ही पार्टियां परेशान हैं। 14 फरवरी के बाद अगर आप देखेंगे तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बहुमत के साथ सत्ता में आने का दावा कर रही हैं, लेकिन ये इंटरनल हकीकत दोनों ही पार्टियां जानती हैं कि बहुत सारी सीटों पर कांटे की टक्कर है और कोई भी अंदरूनी तौर पर ये कहने की स्थिति में नहीं है कि वो सरकार बनाने जा रहा है या बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। इसी के मद्देनज़र ये पूरी उठापटक है और जिस तरह से अगर आप 2012 का आप रिकॉर्ड देखेंगे कि 2012 में 32 सीट लेकर कांग्रेस पहले स्थान पे थी, तो 31 सीटों के साथ बीजेपी दूसरे स्थान पर थी। 2012 में फिर निर्दलियों के सहयोग से और बसपा के सहयोग से कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। ठीक कुछ वही अंदेशा इस बार देखने को मिल रहा है और जिस तरह से आपने अभी दीपांकर की रिपोर्ट में भी देखा कि बीजेपी किसी भी हालात में उत्तराखंड को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती और कांग्रेस की कोशिश होगी कि वो हर हाल में यहाँ पर सरकार बनाए, गवर्नमेंट फॉर्म करे। इसी के मद्देनजर दोनों के ही टारगेट पर वो तमाम निर्दलीय भी हैं, सारी संभावनाएं टटोली जा रही हैं। जो आप उठापटक देख रहे हैं बीजेपी के अंदर भी, लगातार दिल्ली की दौड़ देख रहे हैं। आज खुद मुख्यमंत्री यूपी का दौरा कर रहे हैं, वहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, उनसे मुलाकात होगी। 7 को देहरादून में बीजेपी की मीटिंग है जिसमें केंद्रीय चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये भले ही ये बताया जा रहा है कि ये मीटिंग जो काउंटिंग है 10 मार्च को, उसके मद्देनज़र बुलाई गई है, लेकिन जो बीजेपी के अंदरूनी जो सूत्र बताते हैं, प्रहलाद जोशी यहाँ पर आकर बीजेपी के कुछ आला नेताओं से यहाँ पर अलग से मीटिंग कर सकते हैं और 10 मार्च के बाद जो परिस्थितियाँ होने वाली है, अगर बहुमत नहीं आया, बहुमत के करीब
करीब पहुंचे तो कैसे सरकार बनेगी, उन तमाम पहलुओं पर यहाँ पर विचार होगा। और खासकर दोनों ही दलों के टारगेट पर निर्दलीय और जो ये संभावना जताई जा रही है कि बसपा भी 2 से 3 सीट लेकर उत्तराखंड में एक बार फिर से अपनी एंट्री कर सकती है, अपनी वापसी कर सकती है, तो बसपा भी दोनों ही दलों के टारगेट पर है। तो कुल मिलाकर सबका एक ही टारगेट है कि किसी हालत में उत्तराखंड में सत्ता पर काबिज हुआ जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के छात्रों की बात करें तो कल कुछ छात्र दिल्ली पहुंचे, जहां उनका स्वागत उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया। इस दौरान छात्रों ने यूक्रेन में हो रहे युद्ध से सुरक्षित निकालने के लिए सरकार की तारीफ की। गणेश जोशी ने कहा, जल्द बाकी बचे छात्रों को भी भारत लाएंगे और पूरे मामले की सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वो यूक्रेन में रहने वाले एक एक भारतीय को यहाँ पर लाने के लिए कृत संकल्प हैं। लगातार मंत्रिमंडल समूह की बैठक हो रही है। 4 केंद्रीय मंत्रियों को 4 बॉर्डर्स पर भेजा गया है, जहाँ एयरलाइंस इनको लाने का काम कर रही है। यूक्रेन से उत्तराखंड के छात्रों की वापसी जारी है। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे 4 छात्र कल रुद्रपुर पहुंचे, जिसमें से जावेद अंसारी और आरुष मलिक रुद्रपुर के ही रहने वाले हैं, जबकि वैभव यादव हल्द्वानी और ऋतिक राजपूत काशीपुर के रहने वाले हैं। रुद्रपुर में फूल मालाओं के साथ छात्रों का स्वागत किया गया और परिजनों की आंखें भर आई। इस दौरान खुशी में उन्होंने मिठाइयां बांटी। रुद्रपुर के चिरबिटिया में कल बड़ा हादसा हो गया। मिट्टी के टीले में दबने से 3 महिलाओं की मौत हो गई। जखोली ब्लॉक में चिरबिटिया में 3 महिलाएं मिट्टी लेने गई हुई थी। खुदाई के दौरान मिट्टी का टीला टूट गया और तीनों महिलाएं दब गई। खबर मिलने के बाद प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू शुरू कर दिया। तीनों को बचाया नहीं जा सका। तीनों महिलाओं के शव निकाल लिए गए हैं। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम है। देहरादून में एक शख्स ने लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी। रायपुर इलाके की ये वारदात है। पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक लड़की वंशिका हरिद्वार की रहने वाली थी, जबकि आरोपी लड़का यूपी के शामली का रहने वाला था। रायपुर इलाके में सिद्धार्थ लॉ कॉलेज की ये घटना है। बताया जा रहा है कि यूपी का छात्र यहां छात्रा को परेशान कर रहा था और गोली मारकर उसने उसकी हत्या कर दी। हरिद्वार में हर की पेड़ी के पास 2 भिखारियों में हाथापाई हो गई। घटना हर की पेड़ी के पास सुभाष घाट की है। 2 भिखारियों में दान मिलने के दौरान किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। देखते ही देखते दोनों में हाथापाई हो गई। मारपीट की इस घटना का मौके पर मौजूद लोगों ने वीडियो बनाया। भिखारियों में हो रही हाथापाई को वहां मौजूद दूसरे लोगों की बड़ी मुश्किल से दूसरे लोगों ने शांत कराया। पीपीपी मोड पर संचालित जिला अस्पताल पौड़ी के पीजी हॉस्टल में रह रहे डॉक्टरों और मकान मालिक की आपस में हुई कहासुनी मारपीट में बदल गई। मारपीट और इस दौरान हमले में घायल डॉक्टर्स के वीडियो भी सामने आए हैं। पीजी संचालक का कहना है कि उनके यहां रहने वाले डॉक्टर्स आए दिन शराब पीकर हंगामा करते हैं और मना करने पर हमलावर हो जाते हैं, अभद्रता करते हैं। डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पौड़ी के सतपुरी इलाके में गांव में नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। छेड़खानी के आरोप में ड्राइवर के खिलाफ पीड़िता की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पीड़िता का मेडिकल जो है कराने के लिए भेज दिया गया। मामले में राजस्व उप निरीक्षक द्वारा एफआईआर दर्ज कर लिया गया है तथा साथ साथ में हमने बालिका का मेडिकल भी करा दिया है। इसके साथ साथ इस मामले को रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर करने के लिए हमने जिलाधिकारी महोदय कार्यालय को भी अवगत करा दिया। रुद्रपुर की कुमाऊं साइबर टीम ने हल्द्वानी में रिटायर्ड पुलिस अधिकारी से हुई 19 लाख की ठगी के मामले में दिल्ली से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी इंटरनेट ठगी करने वाले नाइजीरियन को मदद करते थे और उनको फर्जी पतों से बैंक अकाउंट और एटीएम कार्ड मुहैया कराते थे, जिसकी एवज में ठगों से मोटी रकम लेते थे। दोनों के कब्जे से 25 एटीएम कार्ड, 114 पासबुक, चेकबुक, 4 मोबाइल बरामद हुए। विवेचना चल रही थी जिसमें वादी के 19 लाख रुपए ठग लिए गए थे फेसबुक के माध्यम से। तो इसमें पूरी विवेचना चल रही थी। टेक्निकल सर्वेलेंस और मैनुअल पुलिसिंग के माध्यम से इसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम सूरज तबंग है और विक्रम लिंबू है। ये दोनों दार्जिलिंग से हैं।
अल्मोड़ा जिले के 6 विधानसभाओं की मतगणना होटल मैनेजमेंट संस्थान में होगी, जिसके लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। हर विधानसभाओं के लिए 12-12 टेबल लगाई गई हैं। कर्मचारियों को मतगणना के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रथम चरण का प्रशिक्षण है, इसके बाद एक प्रशिक्षण और दिया जाएगा। टिहरी जिले में वनाग्नि रोकने के लिए जिले में एक मास्टर कंट्रोल रूम और 176 क्रूज स्टेशन स्थापित किए गए हैं, जो जंगलों में लगी आग को कंट्रोल करने में सहायक होने का दावा वन विभाग कर रहा है। टिहरी डीएफओ का कहना है कि फिलहाल सेंसिटिव जोन चिन्हित कर कंट्रोल बर्निंग की जा रही है, जिससे वनाग्नि की घटनाओं को कंट्रोल किया जा सके। इसके साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। नैनीताल के पंगूट का ये जलकुंड अब सैलानियों की पसंद बन रहा है। पंगूट के पास नंदा देवी बर्ड रिजर्व में बने इस पर्यटन स्थल पर नेचर लवर पहुंच रहे हैं, जहां वो शांति के साथ सुकून भी महसूस कर रहे हैं। हिमालय के दीदार के बाद यहां पहुंचे पर्यटक इस जलकुंड में प्रकृति से जुड़ाव के जो पर्यटक हैं वो इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। टूरिज्म का एक ब्यूटी स्पॉट है, लेकिन हमारा वाटर कंजर्वेशन में बहुत महत्वपूर्ण एरिया बन चुका है। तो वैसा 2 पंगोट में एक वाटरफॉल और भवाली में भी एक नया वाटरफॉल। तो मेरे को इस हिसाब से ये मतलब जो इसका व्यू पॉइंट है मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। इंडिया में हो तो अपने कोई बेनिफिट है, टूरिस्ट ओवर आएंगे बाहर से तो सारा बेनिफिट तो वैसे इंडिया को ही होगा। व्यू बहुत अच्छे हैं यहाँ के, क्लियर व्यू है, बहुत अच्छा है। हमने यहाँ से अभी हिमालय की चोटियाँ देखी थी तो बहुत देख के मन बड़ा खुश हुआ हमें। विश्व प्रसिद्ध धारा देवी शक्तिपीठ पर खतरा मंडरा रहा है और यह खतरा श्रीनगर जलविद्युत परियोजना के कारण पैदा हुआ है। देखिए, अलकनंदा नदी के बीच में बने मां धारी देवी शक्तिपीठ मंदिर पर इस समय खतरा मंडरा रहा है। श्रीनगर जलविद्युत परियोजना के कारण मंदिर के पास लगातार भर रही सिल्ट आने से रिवर बैंड ऊपर उठ रहा है, जिससे इस मंदिर को खतरा उत्पन्न हो गया है। सिल्ट जमा होते होते इतने साल में ये हो गया कि सिल्ट का लेवल ही 605 के करीब पहुंच गया है। उससे जब पानी आता है फ्लड टाइम में, वो सी लेवल जो है 608 तक पहुंच जाता है, जिससे मंदिर को भी खतरा हो गया है और मंदिर में जो दर्शनार्थी आते हैं उनके लिए भी खतरा हो गया है। तो ये तो सिल्ट बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। जब तक ये सिल्ट खाली नहीं होगा तब तक ये दिक्कत होती रहेगी। दरअसल साल दर साल बांध की झील में अलकनंदा नदी द्वारा ऊपरी क्षेत्रों से लाई गई गाद भरती जा रही है और जिसे साफ नहीं किए जाने के कारण नदी की सतह ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है, जिसके कारण बरसात में जलस्तर काफी बढ़ने के साथ मंदिर को जहां खतरा पैदा हो जाता है, वहीं बरसाती सीजन निकलने के बाद जलस्तर में कमी के साथ नदी के बीचों बीच रेत के दलदले टापू बन जाते हैं, जो दुर्घटना का कारण बनते हैं। देखिए, मंदिर में 3-4 चीज़ें अभी बाकी रह रखी हैं, बाकी काफ़ी काम हो गया है और जो काम अधूरे हैं या जो आप टापू की बात कर रहे हैं या जो खतरे की बात कर रहे हैं, इन सारे विषयों पे वहाँ के पुजारी लोगों की इच्छा है, उनके अनुरूप ये सारा काम किया जाए। धारी देवी शक्तिपीठ करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है, इसीलिए धारी देवी शक्तिपीठ पर मंडराते खतरे को समय रहते दूर किए जाने की आवश्यकता है। पौड़ी गढ़वाल से न्यूज़ 18 के लिए सुधीर भट्ट की रिपोर्ट। आईआईटी रुड़की में ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग की बात करेंगे। इसके बिना ही पीएचडी कर सकेंगी छात्राएं। प्रतिभावान जो छात्राएं हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए आईआईटी ने शकुंतला फेलोशिप एक अनूठी पहल की है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं में जाएगा।